वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट शीट बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम कॉस्ट शीट से ही रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो क्लास शुरू करते हैं। तो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 7 है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। बुक है आपकी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बाय महेश्वरी एंड मित्तल। उस बुक का आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 303 पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? द इंटर कंपनी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर द सप्लाई ऑफ 10,000 स्टील फोल्डिंग चेयर्स। द कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एज अंडर। तो कंपनी को 10,000 स्टील फोल्डिंग चेयर्स की सप्लाई के लिए इंक्वायरी आई है और कॉस्ट आपको दे रखी है। रॉ मटेरियल अगर हम 1 लाख केजीज का परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू है ₹1 पर केजी। डायरेक्ट वेजेस दी हुई हैं 10,000 आवर्स एट ₹4 पर आवर। ओवरहेड्स को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में जो फैक्ट्री के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो है ₹2.40 पर लेबर आवर एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो हैं आपके 16,000। इसी तरीके से फैक्ट्री के फिक्स्ड ओवरहेड्स 6,000 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो 14,000 है। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस टू बी फिक्स्ड विच विल रिजल्ट इन प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब आप क्या प्राइस फिक्स करोगे जिससे कि आपको सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हमें वो प्राइस जो हमें फिक्स करना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ऑब्वियसली कॉस्ट निकालेंगे, उसी हिसाब से हम प्राइस फिक्स करेंगे। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाना है। लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मेट बनाया था ये वही फॉर्मेट है। ठीक है, उसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। जो बेस होता है फॉर्मेट का वो सेम रहेगा। बेस का मतलब है जैसे हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, वो कॉस्ट आ जाती है। तो ये आपका एक बेस है फॉर्मेट का, तो वो बेस सेम रहेगा। अगर आपको फॉर्मेट में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसको हम निल लिख देंगे। ठीक है, बाकी आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर्स, 2 अमाउंट के कॉलम। जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे, जो गिवन नहीं है उसको हम निल करेंगे, और जहां पे हमें कैलकुलेशन की जरूरत है वहां फिर हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल हमें लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल हमें लिखा हुआ है रॉ मटेरियल 1 लाख केजीज एट ₹1 पर केजी। तो अमाउंट कितना हो गया 1 लाख केजीज का? 1 लाख, ये यूनिट्स हो गई, मल्टीप्लाई बाय ₹1 पर केजी के हिसाब से। तो आपका 1 लाख का अमाउंट हो गया डायरेक्ट मटेरियल का। इसमें आपको डायरेक्ट लेबर ऐड करनी है। डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दिया है 10,000 आवर्स एट ₹4 पर आवर। तो 10,000 आवर्स का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 40,000 आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कुछ नहीं दिए हैं तो वो निल हो जाएंगे। तो यहां से आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 1,40,000। ठीक है, अब इसमें हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको दो पार्ट्स में दिए हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो यहाँ पे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक हमें दिया है वेरिएबल और दूसरा हमें दिया है फिक्स्ड। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या दी है? फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड्स ₹2.40 पर लेबर आवर, और लेबर आवर है कितने? 10,000। 10,000 आवर्स हैं, डायरेक्ट वेजेस में आपको दिया हुआ है 10,000 आवर्स, ये आपके लेबर आवर्स हैं। ठीक है, और पर लेबर आवर की वैल्यू फैक्ट्री ओवरहेड्स में, वेरिएबल ओवरहेड्स में 2.40। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई? 10,000 लेबर आवर्स के हिसाब से 10,000 इंटू 2.40, ठीक है, 24,000।
फिक्स्ड फैक्ट्री के जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो आपको 6000 दिए हुए हैं, वो यहाँ पे लिख दिया आपने, दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया 30,000। ठीक, तो आपकी वर्क कॉस्ट आ गई 140, 1,40,000 प्लस 30,000, 1,70,000। ऑफिस ओवरहेड्स आपको कुछ नहीं दिया है तो ये हम नील कर देंगे, तो सेम आपकी 1,70,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी हमें नहीं दिया है, तो ये हम नील कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका सेम आ गया 1,70,000। ठीक है, इसके बाद है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड एंड वेरिएबल था, इसी तरीके से आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में वेरिएबल दिया है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 16,000 एंड 14,000। तो वो यहाँ पे हम इसी तरीके से जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में डिवाइड किया, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू हमें दी हुई है 16,000 और यहाँ पे हमें दिया है 14,000, और इन दोनों का टोटल कर दिया 30,000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 1,70,000 प्लस 30,000, 2 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। अब हमारे पास कॉस्ट तो आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि हमें वो प्राइस फिक्स करना है जिस पे हमें सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो। प्राइस टू बी फिक्स्ड विच विल रिजल्ट इन, ऐसा प्राइस फिक्स करना है, यानी आपका सेलिंग प्राइस वो होना चाहिए जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 20% आए। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो हमें सेल्स गिवन है, ना ही हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट है। अमाउंट होता तो हम प्रॉफिट लिख देते और हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ जाती। प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, किसका परसेंटेज, सेल्स का परसेंटेज। अब सेल्स ही नहीं है तो फिर नेट प्रॉफिट हम किसका परसेंटेज निकालेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये मिसिंग है। अब इसको हम कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन है, यहां से हम कैसे मिसिंग फिगर्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। सेल्स के बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन हमें प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसको तो पहले हम, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ हम लिख देते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं, और वर्किंग नोट नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ जो हमें वैल्यू लिखना है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास दो मेथड आप फॉलो कर सकते हो, दो मेथड हैं, दो में से जो भी आपको याद रहे, जो भी आपको इजी रहे, आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड। तो सबसे पहले हम इजी वाला मेथड देख रहे हैं जो शॉर्टकट है थोड़ा। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि आप पहले तो वो लिखो जो आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, प्रॉफिट इज 20%, किसका 20%, यहां पे दिया है प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो।
फ्रैक्शन का मतलब जैसे आपको 20% दिया है तो 20% का मतलब 20/100 हो गया, और उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5। इसका मतलब जो आपका 20% है ये किसके बराबर हो गया 1/5 के। ठीक है, 20% इज इक्वल्स टू 1/5। तो प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस लिखो, या फिर प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेम ही बात है। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया है 20% को फ्रैक्शन में लिख लिया, तो जहां पे हम 20% लिख रहे थे वहां पे हमने 1/5 लिख लिया। तो प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। लेकिन अभी भी तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है। अगर सेलिंग प्राइस होता तो सीधा हम उसका 20% निकाल के यहाँ पे लिख देते। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस तो नहीं है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट हमारी हेल्प करेगी प्रॉफिट को निकालने में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब अगर आपको दिया है प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो इस केस में प्रॉफिट जो है वो 1/4 होगा कॉस्ट का। तो प्रॉफिट आपको दो कंसेप्ट के हिसाब से दिया जाएगा, या तो आपको कॉस्ट पे दिया जाएगा या फिर आपको सेलिंग प्राइस पे दिया जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे होगा प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, या फिर प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो अगर आपका प्रॉफिट आपको कॉस्ट पे दिया है, सपोज कॉस्ट पे दिया है हाफ, प्रॉफिट इज हाफ ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पे वो 1/3 हो जाएगा। ये फ्रैक्शंस चाहो तो आप याद रख लो। अगर आपको प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया है 1/3, तो वो सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा 1/4। अगर आपको कॉस्ट पे दिया है 1/4, तो सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा 1/5। तो सेलिंग हम क्या देख रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेलिंग प्राइस में एक एक इंक्रीज हो रहा है 3 4 5, और यहाँ पे कॉस्ट के केस में डिनोमिनेटर जो है वो एक एक कम हो रहा है यहाँ से। तो इसी का अगर अपोजिट देखें, अगर आपको सेलिंग प्राइस पे दिया हो जो प्रॉफिट है, अगर सपोज यहाँ पे 1/6 दिया है, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में से कम होके कॉस्ट पे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहला फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि आप ये फ्रैक्शन के बेसिस पे अपना प्रॉफिट निकाल लो। तो अगर हमने फ्रैक्शन निकाल लिया कि 20% था, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, हमने बोला प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस तो है नहीं हमारे पास, तो इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं प्रॉफिट इज 1/4, कॉस्ट के केस में डिनोमिनेटर में से कम हो जाएगा 1/4 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इधर ये स्टेटमेंट लिखो या फिर ये स्टेटमेंट लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। मतलब रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो या तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे 1/5, या फिर प्रॉफिट कॉस्ट पे 1/4। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं था, इसीलिए हमने देखा कि कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना बनता है 1/4 बनता है। अब कॉस्ट तो है हमारे पास, कॉस्ट हमारे पास 2 लाख है। ठीक है, तो 2 लाख की कॉस्ट पे हम इजीली 1/4 इसका निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 2 लाख, जो हमारी कॉस्ट थी, इसका 1/4, तो डिवाइड बाय 4। ठीक है, 50,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो 1/5 हमें सेलिंग प्राइस पे बोला था, सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं था, तो हमने कॉस्ट पे देख लिया कि 1/5 अगर सेलिंग प्राइस पे है तो प्रॉफिट कॉस्ट पे 1/4 होगा। कॉस्ट हमारे पास थी, उसका हमने 1/4 कर दिया, 50,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, तो हमारी सेल्स हो गई 2,50,000। तो ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड प्रॉफिट निकालने का थ्रू दीज फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस के बेसिस पे हमने कन्वर्ट करके और फिर हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अभी हम देखते हैं सेकंड मेथड।
तो सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, आपको उस वैल्यू को या उस फिगर को 100 लेट करना है जिसपे आपको प्रॉफिट बोला गया है। जैसे गिवन इंफॉर्मेशन या गिवन स्टेटमेंट थी, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को आप 100 लेट कर लो। लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, आपने सेलिंग प्राइस 100 लेट कर लिया। अब इसके बेसिस पे आप प्रॉफिट निकालो। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना बोला है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 100 का 20% 20। ठीक है, अब आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो कॉस्ट आप निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस किया, इसका मतलब 100 में से 20 माइनस किया, आपका आ गया 80। ठीक है, तो हमने क्या किया कि प्रॉफिट जिस पे भी बोला है, किस पे बोला है, कितना प्रॉफिट का जो परसेंट है किस पे निकालने के लिए बोला गया है, सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस को हमने 100 लेट कर लिया। यहां से हमारे पास प्रॉफिट आ गया 20% ऑफ 100 20, और कॉस्ट हमारे पास आ गई 80 100 माइनस 20 करके। यही होता है ना हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर दो एलिमेंट्स है हमारे पास तो हमने कॉस्ट निकाल ली। ठीक है, अब आपके पास 80 जो कॉस्ट है उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। जैसे हम इसको अगर लिखें कॉस्ट और प्रॉफिट ऐसे डिफाइन करें, तो हमारे पास अगर 80 कॉस्ट है तो 80 कॉस्ट पे हमें 20 प्रॉफिट मिलता है। तो हमारी कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख। ठीक है, हमें तो 2 लाख के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है। तो 80 कॉस्ट पे अगर 20 प्रॉफिट है तो 2 लाख पे कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सिंपल, जैसे हम मैथ्स करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 2 लाख। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 2 लाख। इस तरीके से आप ये वाली वैल्यू जो प्रॉफिट है वो आप निकाल लोगे। तो देखो वैल्यू सेम ही आएगी। अगर मैं यहाँ साइड में निकालूं वैल्यू, तो ये आपका इसी में निकाल देते हैं, इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू, ठीक है, अभी भी 50,000 ही आ रहा है। तो ये दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में हमने फ्रैक्शन के बेसिस पे कर लिया, तो अगर आपको ये फ्रैक्शंस याद रहे तो ये इजी मेथड है। अगर आप फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो ये दूसरा मेथड है कि जिसपे भी आपको प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है उसको आप 100 लेट कर लो। सेलिंग प्राइस पे बोला है उसको 100 लेट कर लिया। अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट इसका 20% हो गया 20, और अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट है तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 100 माइनस 20 80। तो 80 कॉस्ट पे प्रॉफिट इज 20, तो हमारी कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख। तो 2 लाख की कॉस्ट पे प्रॉफिट इज 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 2 लाख 50,000। ठीक है, आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा। जो भी आपको इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास सेल्स आ गई 2,50,000। ठीक है, अब वो बोल रहा था कितना प्राइस आप फिक्स करोगे अगर हमें पर यूनिट वैल्यू निकालनी हो, पर यूनिट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आपके पास टोटल सेल्स इज 2,50,000। ठीक है, कितनी यूनिट्स की बात हो रही थी क्वेश्चन में, 10,000 यूनिट्स की। तो टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आपका पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ जहां पे हमने ये, बाकी तो सिंपल था, हमने जस्ट वैल्यूज को फिलअप किया था जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। यहाँ पे हमने न्यू कंसेप्ट देखा ये प्रॉफिट निकालने का। तो यहाँ पे हमने दो मेथड्स देख लिए, एक फ्रैक्शन वाला और एक इस तरीके से वैल्यू को लेट करने वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो और फिर आपकी सेल्स वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बुक बाय महेश्वरी एंड मित्तल, चैप्टर नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 14 है पेज नंबर 306 पे।
तो ये क्वेश्चन हमें कहता है कि वॉल्सन लिमिटेड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 1000 वॉशिंग मशीन्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो 31 मार्च 2015 का डेटा आपको दिया हुआ है। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट ये आपको दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ से निकाल लिया 2 लाख रुपीस। ठीक है, ये पूरा डेटा जो है ये आपका 2015 का है। अब नीचे यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है 2016 की। The management estimates the following for the year ending 31st March 2016। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स का डेटा दिया है। ये आपका एक है 2015 का डेटा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है 2016 की। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि आउटपुट एंड सेल्स विल बी ऑफ 2000 वॉशिंग मशीन्स। 2016 में आउटपुट जो है वो आपका 2000 वॉशिंग मशीन्स का रहेगा, जबकि 2015 में 1000 यूनिट्स जो हैं आपकी वॉशिंग मशीन्स की वो प्रोड्यूस एंड सोल्ड करी। फिर प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस विल गो अप बाय 25% ऑन द प्रीवियस ईयर्स लेवल। इसका मतलब 2015 में जो मटेरियल एंड वेजेस का प्राइस था 2016 में वो 25% से इंक्रीज होगा। वर्क एक्सपेंसेस मतलब आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं विल राइज इन प्रोपोर्शन टू, वो भी इंक्रीज होंगे इन प्रोपोर्शन। किस प्रोपोर्शन में? मटेरियल एंड वेजेस के कंबाइंड कॉस्ट की प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट इज एस्टिमेटेड एट ₹50। अब ये आपको 2016 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट showing the price at which washing machines would be marketed so as to yield a profit of 10% on selling price। आपको 2016 की कॉस्ट शीट बनानी है और आपको ये बताना है कि अगर आपको 10% का प्रॉफिट लेना है, 10% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस अगर अर्न करना है तो आपको कितना प्राइस वॉशिंग मशीन का सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन से हमें कॉस्ट शीट बनानी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें 2016 की कॉस्ट शीट बनानी है। तो हमारा जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता है वो हमने बना लिया। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है उसको हमने, जैसे डायरेक्ट मटेरियल तक पहुंचने से पहले आपका रॉ मटेरियल परचेज वगैरह भी आता है, तो उसको हमने स्किप कर दिया क्योंकि हम डायरेक्टली यहीं से शुरू करेंगे। उससे रिलेट इससे पहले हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल के लिए हमें 2016 की कॉस्ट शीट बनानी है। तो हमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी है, हमें बोला है प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस विल गो अप बाय 25% ऑन द प्रीवियस ईयर्स लेवल। प्रीवियस ईयर का जो लेवल है मटेरियल एंड वेजेस का, उसमें 25% इंक्रीज होने के बाद आपकी 2016 का डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आएगी। तो डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे और इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर भी हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। फिर आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हमें कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये वैल्यू तो आपकी निल है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, अगर जो हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है उसको हम लिख रहे हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है फॉर्मेट के हिसाब से तो उसको हम निल कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक एक करके हम एक एक वर्किंग नोट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो निल है। ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है। जब ये वैल्यूज आएंगी तभी आपकी प्राइम कॉस्ट आएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके वर्क्स एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये आपको बोला है विल राइज 2016 का, आपको बोला है वर्क एक्सपेंसेस विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। इसका मतलब ये भी आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली नहीं दिया है, तो इसको भी हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और रेक्टिफिकेशन, ये हमें कुछ नहीं दिया है तो ये आपका निल हो गया।
ये भी नील हो गया। सेल ऑफ रिजेक्टेड आइटम्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नील है, और ये वैल्यू भी आपकी नील है। ठीक है, इसका मतलब यहां से आपके पास ये एक वैल्यू आ जाएगी। ये नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, नील है। और पॉजिटिव में से एक वैल्यू जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स की, ये हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ जब वैल्यू आएगी तो आपका वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ऑफिस ओवरहेड्स हमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड्स आपके नील है। तो पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के और फिर उसके बाद वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है, इसकी हमें वैल्यू नहीं दी है, तो ये आपकी वैल्यू नील आ गई। ये दोनों वैल्यूज आपकी नील आ गई। ये नील हो रहा है तो यहाँ पे भी वैल्यू आपकी नील आ जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में हमें बोला है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट आपको बोला है इज एस्टिमेटेड एट ₹50। पर यूनिट की वैल्यू जो है वो आपको 50 बोला है। टोटल आउटपुट इज 2000। तो ये हम निकाल सकते हैं अभी, इसके लिए हमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो हैं 2000 यूनिट्स के हिसाब से, पर यूनिट 50 का है तो 2000 यूनिट्स का कितना हो गया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ गए 1 लाख। तो यहां से जब वैल्यू आएगी तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और फिर आपका आगे की बाकी वैल्यूज जो है उसको हम लिख देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे वर्किंग नोट हैं, जो मिसिंग फिगर्स है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल हमारे 3 वर्किंग नोट्स हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट में हमें डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड वर्किंग नोट में हमें डायरेक्ट लेबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और थर्ड में फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये 3 वर्किंग नोट जो है वो मिसिंग है, वो हमें बनाने हैं। तो एक एक करके हम वर्किंग नोट बनाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो हमारी बाकी जो वैल्यूज है वो आती जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम वर्किंग नोट नंबर 1 देखते हैं। तो हम यहीं पे बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। और वर्किंग नोट नंबर 1 में हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन 2016। तो 2016 में आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना था, कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन होगी, देखो गिवन इंफॉर्मेशन तो आपके पास ये है कि मटेरियल के जो प्राइस है वो प्रीवियस ईयर के लेवल से 25% इंक्रीज हुए। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर लेवल कितना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो आपको 2015 का डेटा देखना पड़ेगा। तो इन 2015 में आपके पास क्या डेटा था, उस हिसाब से आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 2015 में आपके पास आउटपुट था, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था आउटपुट इन यूनिट्स वाज 1000 वॉशिंग मशीन। 1000 यूनिट्स आपका 2015 में आउटपुट था। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट 2015 में 1000 यूनिट्स। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो 2015 में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था,
कॉस्ट कितनी थी मटेरियल कंज्यूम करने की, तो ये आपको ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन 2015 वाज 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख। तो 2015 में हमारे पास दो डेटा थे, 1000 यूनिट्स का आउटपुट था और कॉस्ट थी मटेरियल कंज्यूम करने की 2 लाख रुपीस। इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन से हम पर यूनिट का प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस पर यूनिट विल बी, प्राइस पर यूनिट क्या होगा आपका, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स अगर हम कर दें तो हमारा प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 200 जो है ये आपका 2015 में, अभी हम 16 की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, पहले हम 15 का हमने प्राइस पर यूनिट निकाल लिया, अब ये 200 आ गया। अब इस स्टेटमेंट को हमें फॉलो करना है जो हमें दिया हुआ था। हमें बोला था कि मटेरियल का जो प्राइस है वो 25% से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन प्राइस बाय 25%। तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस कितना आ गया, इंक्रीज इन प्राइस बाय 25%। तो 200 का 25%, 2015 में प्राइस जो है 200 था, इसका 25% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 50। पहले जो प्राइस था 2015 में 200 का जो प्राइस पर यूनिट था वो 50 रुपीज से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, अभी हम ओवरऑल नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन 2016 कितना हो जाएगा आपका, 200 जो आपका 2015 का प्राइस था प्लस जो इंक्रीज हुआ 50 रुपीज इंक्रीज हुआ, तो 250 आपका 2016 में डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट का प्राइस हो गया। ठीक है, अब हमें टोटल कितनी यूनिट्स का निकालना है 2016 में, 2000 यूनिट्स का। तो यहां पे आपका हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल फॉर डायरेक्ट मटेरियल प्राइस for 2000 units in 2016। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका, 2000 यूनिट्स है, 250 पर यूनिट का प्राइस है, तो इनटू 250 करके आपकी 2000 यूनिट्स का टोटल प्राइस आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 5 लाख रुपीस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा 2015 में प्राइस पर यूनिट कितना था। प्राइस पर यूनिट कैसे निकाला, आउटपुट आपका 1000 यूनिट्स का था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में 2 लाख रुपीस दिया हुआ था, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 करके हमने प्राइस पर यूनिट निकाल लिया इन 2015। अब 2016 में कह रहा था प्राइस जो है पुराने लेवल से 25% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 200 का 25%, तो 50 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो पहले अगर 200 था, 50 रुपीज उसमें इंक्रीज हो गया, तो 2016 में डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस पर यूनिट जो है वो 250 हो जाएगा, 200 प्लस 50। अब पर यूनिट का अगर हमारे पास है तो हम 2000 यूनिट्स का निकाल सकते हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 250 करके। ठीक है, अब इस 5 लाख को आपने यहाँ पे फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ पे आपका 5 लाख आ जाएगा।
ठीक है। अब जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल निकाला है उसी तरीके से हम डायरेक्ट लेबर निकाल लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे बोला है दोनों के लिए कंडीशन जो है वो सेम ही थी, प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। Prices of material and wages will go up by 25% on the previous year's level। तो जो मटेरियल के लिए कंडीशन है वही वेजेस के लिए बोला है, तो जैसे हमने ये कैलकुलेशन करी उसी हिसाब से हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जब हम डायरेक्ट लेबर निकाल रहे हैं तो 2015 में देखेंगे आउटपुट जो है वो 1000 यूनिट्स का था, डायरेक्ट लेबर हमारा 2015 में कितना था, इसका मतलब डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट भी सेम है 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो दोनों का अमाउंट भी सेम है, इसका मतलब वैल्यू भी सेम आएगी। तो अगर हम वर्किंग नोट नंबर 2 दोबारा से बनाएं, वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट नंबर 2 में हम क्या बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन 2016। ठीक है, तो 2015 में हमने देखा हमारा आउटपुट जो था वो 1000 यूनिट्स ही था, और हमारा जो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस था, ये जो हमारी डायरेक्ट वेजेस थी इसका अमाउंट था 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट वेजेस कितनी आई, 2 लाख। ठीक है, तो पर लेबर का आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी, पर लेबर कॉस्ट 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 200 ही आएगा। ठीक है, फिर इंक्रीज इन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट बाय 25%। 25% से लेबर कॉस्ट इंक्रीज हुई तो कितना आ गया ये 50, 200 का 25%, इसका मतलब आपका डायरेक्ट वेजेस पर लेबर, डायरेक्ट वेजेस पर लेबर इन 2016 कितना आ जाएगा 250, सेम 200 पहले थी, 50 इंक्रीज हुआ तो 250। फिर आपका डायरेक्ट वेजेस फॉर 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स को परचेज करने में आपकी लेबर कॉस्ट कितनी लगी इन 2016 में, तो पर यूनिट के हिसाब से एक लेबर का जो प्राइस है वो 250 आ रहा है। ठीक है, तो आपकी 2000 यूनिट्स के हिसाब से कितना हो जाएगा 2000 इंटू 250, तो अमाउंट जो है वो सेम ही आएगा आपका 5 लाख। बस जहां पे आप डायरेक्ट मटेरियल कंसिडर कर रहे थे वहां पे आपने डायरेक्ट वेजेस कंसिडर करना है। तो एक यूनिट को बनाने में आपका लेबर की कॉस्ट 250 आती है, तो 2000 यूनिट्स को बनाने में लेबर की कॉस्ट जो है वो आपकी 5 लाख रुपीज आएगी। तो हमने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया, सेकेंड वर्किंग नोट से हमारी 5 लाख वैल्यू आई, इसका हमने टोटल किया, हमारा 10 लाख यहाँ पे आ गया। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 10 लाख, प्राइम कॉस्ट आ गई 10 लाख। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्किंग नोट नंबर 3 में फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो वर्किंग नोट नंबर 3 पे आते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, और वर्किंग नोट नंबर 3 में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर जिसको हम
वर्क्स एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। कौन से ईयर के? 2016 के। ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर वर्क एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें जो स्टेटमेंट दिया था उसको रीड करते हैं। हमें बोला था वर्क एक्सपेंसेस जो हैं विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस। तो जो मटेरियल एंड वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट है उसके प्रोपोर्शन में आपके वर्क एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। तो हमें पहले तो 2015 और 2016 की मटेरियल एंड वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट निकालनी होगी और फिर उसके प्रोपोर्शन में हमें वर्क एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना होगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप वन विल बी, स्टेप वन क्या होगा? सबसे पहले हमें निकालना है कैलकुलेट कंबाइंड कॉस्ट। जो हमें बोला है मटेरियल और वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट, तो वो कंबाइंड कॉस्ट हमें निकालनी है इन द ईयर 2015। ठीक है। अब कंबाइंड कॉस्ट हम कैसे निकाल रहे हैं? हमने निकाला मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना आया था? हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला था। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट निकाला था हमने ये वाला 200, 2015 में। ईयर आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आया था 2015 में 200 फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1। तो सेम इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 200। ठीक है। फिर आपका जो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आया, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट इन 2015, तो पर लेबर कॉस्ट कितनी थी 2015 में? 200 सेम। ठीक है। जो हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला। तो डायरेक्ट मटेरियल का 2015 का वर्किंग नोट नंबर 1 से आ गया, डायरेक्ट लेबर का 2015 का वर्किंग नोट नंबर 2 से आ गया। तो ये हमने 200 लिख दिया। अब इसका टोटल इज 400। ठीक है। यहाँ पे आपने टोटल कर दिया तो ये टोटल वैल्यू आपके पास 400 आ गई। ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है। वहां पे आपको कैलकुलेट करना है कंबाइंड कॉस्ट 2016। तो स्टेप टू विल बी, स्टेप टू, और स्टेप टू में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? कैलकुलेट कंबाइंड कॉस्ट कौन सी ईयर की? 2016 की। ठीक है। तो यहां पे भी इसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, लेकिन 2016 का। तो 2016 का जो आपने डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट निकाला था वर्किंग नोट नंबर 1 में 250, और डायरेक्ट लेबर वर्किंग नोट नंबर 2 से पर यूनिट जो आपने निकाला था 250। ठीक है। इसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका 250 हो गया, और आपका डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 2016 में 250। तो इसका टोटल आ गया आपके पास 500। ठीक है। तो कंबाइन कॉस्ट, मटेरियल और वेजेस की कंबाइन कॉस्ट 2015 की आई 400, 2016 की आई 500। अब मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3, यहां पे अब हमने जब कंबाइन कॉस्ट निकाल ली, अब हमें प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट
प्रोपोर्शनेट वर्क्स एक्सपेंसेस या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। किस ईयर में? 2016 में, क्योंकि हम कॉस्ट शीट 2016 की बना रहे हैं। तो हमें प्रोपोर्शनेट वर्क एक्सपेंसेस देखने हैं, कितने होंगे कंबाइंड कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक तरफ तो हम लिख रहे हैं कंबाइंड कॉस्ट और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं वर्क एक्सपेंसेस। ठीक है, और इधर हम लिख रहे हैं इन 2015। तो 2015 में हमारी कंबाइन कॉस्ट आई थी 400 हमने निकाला था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2015 में वर्क एक्सपेंसेस कितने थे? तो क्वेश्चन में हम देखते हैं 2015 का ट्रेडिंग एंड P&L, यहाँ पे हमारे वर्क एक्सपेंसेस की जो वैल्यू थी वो हमारी 1 लाख रुपीस थी। तो पर यूनिट के हिसाब से कितना हो गया? यूनिट्स थी हमारी 1000, तो वर्क एक्सपेंसेस पर यूनिट हो गए 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000। टोटल वैल्यू वर्क एक्सपेंसेस की थी 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं, तो 1 लाख टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स थी आपकी 1000, तो डिवाइड बाय 1000 किया, तो पर यूनिट के वर्क एक्सपेंसेस आ गए आपके 100। क्योंकि ये पर यूनिट है तो इसलिए हमने यहाँ पे भी पर यूनिट लिया। तो ये 2015 का हुआ। अब 2016 में, इन 2016 कंबाइन कॉस्ट हमारी आई थी 2016 में 500, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमें 2016 के वर्क एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो सिंपल मैथ्स जो होता है कि अगर आपको एक ईयर में 400 कंबाइन कॉस्ट के हिसाब से वर्क एक्सपेंसेस आते थे 100 पर यूनिट के हिसाब से, तो 500 की अगर कंबाइन कॉस्ट हो तो वर्क एक्सपेंसेस कितने आएंगे? 100, यानी ये वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 400 इंटू 500। ये तो सिंपल मैथ्स है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 125 पर यूनिट। 500 की कंबाइंड कॉस्ट के हिसाब से वर्क एक्सपेंसेस आपके 125 पर यूनिट आएगा। ठीक है, तो जो हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे कि प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो, तो ये जितना प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है उसी हिसाब से 500 के हिसाब से ये इतने प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ। अब ये आपकी पर यूनिट आया है, तो टोटल वर्क एक्सपेंसेस हम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क एक्सपेंसेस 2016 के, तो 2016 में आउटपुट जो है वो 2000 यूनिट्स का था। तो अगर पर यूनिट प्राइस इज 125, तो 2000 यूनिट्स के हिसाब से 2000 मल्टीप्लाई बाय 125, 2,50,000। तो ये आपके टोटल वर्क एक्सपेंसेस आ गए जो आपके फॉर्मेट में आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे 2,50,000। ठीक है, अब ये प्लस वाले बाकी तो निल है, तो यानी यहाँ पे आ गया आपका 2,50,000। ये आपकी वैल्यू निल आ गई, तो वर्क कॉस्ट आ गई आपकी 12,50,000। ऑफिस ओवरहेड्स निल है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका सेम आ गया 12,50,000। फिनिश गुड्स की वैल्यू आपको दी नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपका सेम ही आ जाएगा 12,50,000। 1 लाख के आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमने पहले लिख ही दिए थे, तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 13,50,000।
ठीक है। अब हमारे पास सेल्स तो है नहीं, सेल्स की वैल्यू नहीं है, होती तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हमारा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या बोला है, ये मैंने अभी आपको पहले बताया तो पहले वाले क्वेश्चन में, अगर आपको 10% का प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस अर्न करना है तो कितना आप प्राइस सेट करोगे वॉशिंग मशीन का। तो मैंने अभी आपको बताया पहले के क्वेश्चंस में कि अगर आपको परसेंटेज दिया हो ऑन सेलिंग प्राइस, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है नहीं जिसपे हम 10% निकालें, हमारे पास कॉस्ट है। तो 10% अगर आपका सेलिंग प्राइस पे है तो 10% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/10 हो गया। इसका मतलब 1/10 ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है नहीं तो उसके सेलिंग प्राइस के बेसिस पे हम नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो 1/10% ऑन सेलिंग प्राइस या फिर 1/9 ऑन कॉस्ट, बात सेम ही है। जैसे मैंने अभी आपको ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया इसमें मैंने आपको ये वाला जो कंसेप्ट बताया फ्रैक्शन वाला, तो 10% को आप 1/10 लिख सकते हो। ठीक है, 1/10 किस पे बोला है, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे 1/10। तो सेलिंग प्राइस पे अगर 1/10 है तो प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना होगा, डिनोमिनेटर में कम हो जाएगा 1/9। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट तो है हमारे पास 13,50,000। ठीक है, तो इसका हम 1/9 करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें 10% ऑन सेलिंग प्राइस दिया था तो उसको फ्रैक्शन में हमारा 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर 1/10 ऑन सेलिंग प्राइस है तो 1/9 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। तो इक्वल टू 13,50,000 जो है आपकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 9, कॉस्ट का हमने डिवाइडेड बाय 9 कर दिया तो ये आपका 15,000 आ गया। तो आपकी सेल्स आ जाएंगी 1,50,000 आया आपका, तो सेल्स आ जाएंगी आपकी 15 लाख। ठीक है, ये आपकी सेल्स आ गई। तो 2016 की हमारी कॉस्ट जो कॉस्ट शीट थी वो कंप्लीट हो गई। 3 वर्किंग नोट हमने बनाए, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन नहीं दी थी उसको हमने नील लिख दिया, जो हमें डायरेक्टली गिवन था जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हम निकाल सकते थे वो हमने लिख दिया। और फिर एंड में हमने एक एक करके वर्किंग नोट बनाए और फिर वहां से वैल्यूज हमने पुट कर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।